औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन और सामईन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम आतिफ़ सलीम भट्ट है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। आप सब लोग मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। आप सबसे इल्तमास है कि आप सबको अगर मेरी आने वाली वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई ज़्यादा से ज़्यादा मालूमाती वीडियोस जो हैं वो मौसूल हो सके। इसके अलावा लाइक और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आज मुझे आपसे जिस बारे में बात करनी है वो मुझे बात करनी है हमारे माशरे के अदालती निज़ाम के बारे में कि हमारा जो कोर्ट सिस्टम है जिसकी वजह से अवामुन्नास को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि वो क्यों ज़ुबून हाली का शिकार है। चलिए जनाब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है ना, इसकी वजह से हमारे करोड़ों पाकिस्तानी बहन भाइयों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमने एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री का जो केस है वो फाइल किया फरवरी 2023 में। ये केस हमने विन किया था उमर दराज हरल की अदालत से 3/4/2021 को, यानी 3 अप्रैल 2021 में हमने ये केस विन किया था और इसके बाद जज ने हमारी पोजेशन का तयन कर दिया था। तो उस चीज़ की एग्जीक्यूशन हम लोग करवा रहे हैं कि ताकि बैलफ की मदद से या अदालती कार्रवाई के तहत जो हमारा प्लॉट है उस पर हमारी तामील मुकम्मल हो सके। तो देखते हैं कि इसमें हमें किन किन लूप होल्स का सामना करना पड़ा और जितने हमारे साथ बाकी लोग थे उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अच्छा जनाब, हमने ये फरवरी 2023 में ये केस फाइल किया था यहाँ पे उमर दराज हरल की अदालत में, जो कि फैसलाबाद में ज़िला कौंसिल में वाक़या है। ठीक है जी। फर्स्ट हेयरिंग पे हम लोगों ने 6 पर्सनस के नेम मेंशन किए थे उस पटिशन के ऊपर, क्योंकि जो डिसीजन आया था ना, डिसीजन की कैटेगरी को कहते हैं वो 3 लोगों के अगेंस्ट था, यानी वो परसूना नहीं था, रैंप डिसीजन था। रैंप डिसीजन किसे कहते हैं? रैंप डिसीजन एक ऐसे डिसीजन यानी एक ऐसे कानूनी फैसले को कहा जाता है जो 1 2 3 स्टेक होल्डर्स के ऊपर अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये तमाम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मंजूरा बीबी के नाम से अगर जाली रजिस्ट्रीज का कारोबार हो रहा है तो मंजूरा बीबी केस हार गई है फरहान अली के साथ और सदीक के साथ, किनके अगेंस्ट? आतिफ सलीम भट्ट और उमैर सलीम भट्ट के अगेंस्ट। तो मंजूरा बीबी ने आगे जितनी भी रजिस्ट्रीज बनाई हैं या जिसको भी आगे सेलिंग की है ना, वो सारे भी एक्स पार्टी के ज़मरे में आते हैं। जैसा कि मंजूरा ने इफ्तिखार को और इफ्तिखार ने नदीम को की, तो ये सारे भी एक्स पार्टी के ज़मरे में आते हैं। ऐसे डिसीजन को कहा जाता है रैंप डिसीजन जो है। इससे अगर 1 लाख 2 लाख या 20 लाख जितनी भी रजिस्ट्रीज बनेंगी सारी जाली काउंट होंगी, सबके ऊपर कोर्ट का वो डिसीजन एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो उस प्लॉट में घुसने की मजाज ही नहीं जिसको वो सेल आउट कर रहे हैं कोर्ट के डिसीजन के बाद, यानी 3 अप्रैल 2021 के बाद। अब चलते हैं और देखते हैं कि जुडिशरी में कौन से लूप होल हैं। इस चीज़ को, इस फेस को साथ लेके चलते हैं, फेस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 6 पर्सनस के अगेंस्ट हम लोगों ने जनाब अली ये पटिशन फाइल की। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन करना, यानी अमल दरामद करवाना, इजरा करना। ठीक है। अब इस चीज़ को कौन सा रूल डिफाइन करता है, इस बारे में कोई थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं प्यार मोहब्बत की। इसमें हमारे पास डील करता है जनाब ऑर्डर 21। अब ऑर्डर 21 क्या है? ऑर्डर 21 की भी मैं शॉर्ट सी समरी में आप सबके साथ वजाहत कर देता हूँ ताकि आप सबकी मालूमात में इजाफा हो सके। ऑर्डर 21 के अंडर जो है 106 ऑर्डर्स आते हैं, यानी ये एक इतना जामिया किस्म का ऑर्डर है कि इसकी ब्रांचें कहाँ तक मुहित है, 106 ऑर्डर्स इसके अंडर आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये किस चीज़ से मुतल्लिक है? ये एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री से मुतल्लिक है। इसके अंदर फर्दर क्लास इसकी कौन सी यूज़ होती है? इसकी फर्दर क्लास यूज़ होती है 32(5) जो है, जिसमें डिसोबइंग की जाती है सारी चीज़ों को। फर्दर इसके साथ अटैचमेंट कौन से सेक्शन की होती है?
इसके साथ अटैचमेंट होती है सेक्शन 94 की। अच्छा, ये ऑर्डर जो था ये कब मार्ज़ वजूद में आया? ये ऑर्डर रूल नंबर 10 ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2018 में सिविल कोड प्रोसीजर अमेंडमेंट 1908 के मुताबिक मार्ज़ वजूद में आया। ये मैंने आपको बता दिया है। यानी कौन सा रूल चल रहा है? रूल नंबर 10 ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स है। किस बारे में जजमेंट है? सिविल कोड प्रोसीजर 1908 के बारे में। ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं। यहाँ तक मेरी बात की समझ आ गई आपको? इस ऑर्डर में आपने करना क्या और लिखा क्या है, ये भी शॉर्ट से वजाहत कर देता हूँ। उसमें लिखा है कि जो बंदा आपके पास डिसीजन लेके आएगा, वो अगर आपको ऑरल फॉर्म में भी रिक्वेस्ट करता है तो जज को उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, रिटन फॉर्म में भी करता है तो उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी जिस कोर्ट ने वो डिसीजन पास किया है वही उस पर एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जब हम एग्जीक्यूशन के ऊपर जाते हैं तो उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन से फैक्टर देखने हैं। जैसे ही हम डिग्री के इजरा के पर जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमने यार ये देखना है कि ऑर्डर पास हुआ था। ऑर्डर पास हुआ था तो जज ने उसके ऊपर अमल दरामद कराना है, ना कि ट्रायल शुरू कर देना है या ज़ीरो से ही प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देनी है। अब देखते हैं कि फेज़ 3 में कि इस केस में क्या हुआ और हम लोगों ने किन किन चीज़ों का सामना किया जो है। इस ऑर्डर के मुताबिक जिसके अंडर 106 ऑर्डर्स आते हैं, आपने किसी भी जजमेंट डेटर को समन की इशुएंस नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? लॉजिक क्या है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि यह डिसीजन उनके अगेंस्ट आ चुका है। जैसा कि मैं कुछ देर पहले वजाहत कर चुका हूँ कि रैंप डिसीजन आया है। आपने नोटिस नहीं इशू करने, डायरेक्ट आपने अमल दरामद कराना है। आपने उससे छानबीन नहीं करनी क्योंकि आप वो पहले कर चुके हो। वो कंप्लीशन के बाद आपके पास आया है। आपने नोटिस नहीं इशू करने। अब हुआ ये कि इसने नोटिस इशू करवाने शुरू कर दिए। इसने एक तो ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का अमेंडेड डिसीजन जो है ये रीड आउट किया ही नहीं था उमर दराज हरल ने जो है। ठीक है जी। इसने मुख्तलिफ मंथ में एक दफ़ा नहीं, कम अज़ कम 5 मरतबा समन इशुएंस कराई। यानी 6 मंथ तक ये उनको समन इशुएंस ही करवाता रहा और वो लोग जो हैं वो मन घड़त स्टोरी ही सुनाते रहे कि जी हमारे घर के पते नहीं है, ये एड्रेस गलत लिखा हुआ है, इसने भी यही लिख देना। इधर हमारी सोसाइटी में आपको पता है कि करप्शन तो कितनी है। 100 रुपया दो सिविल नाज़र को तो जो मर्ज़ी रिपोर्ट बनवा लो उससे जो है। हर बंदा तो सेलेबल है यहाँ पे जो है। रिमार्क्स लिखते रहे, ये उनकी बेस पे ही चलता रहा जो आगे है। इसे जब भी मैंने बात बताने की कोशिश करनी या बाकी लोगों ने बात बताने की कोशिश करनी तो इसने हमारे साथ ही लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देना। ला की इसकी ग्रिप कोई नहीं है, अवेयरनेस इसको कोई नहीं थी, अमेंडेड ला का इसको नहीं पता था। फिर इसने एक दिन मुझे कहा कि जी ये केस ना मेरे अंडर आता ही नहीं है, मेरे फॉलिंग ही नहीं करती ये चीज़ जो है। ये आपने एप्लीकेशन कैसे जमा करा दी जो है। जैसा कि मैंने अर्ज़ की, अब आप ये देख लें कि ये एडमंड कोर्ट का जज है जिसे खुद ही लाह का पता ही नहीं है। फिर मैंने जहाँ से वो चीज़ रीड की थी मैंने उसकी फ़ोटो कॉपी करवाई, इसको पहुँचाई, इसने पढ़ी, फिर ये कहता है कि जी केस बनता है। यार वो कोई अकेला आतिफ सलीम भट्ट का तो केस नहीं ना सुन रहा, मंथली या एनुअली कितने पर्सन का केस सुनता होगा। ये हाल है जनाबी अली यहाँ पे हमारी जुडिशरी का जो है। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, केस की हियरिंग थी 20 जून 2023 को। इसमें मैं ज़ाती तौर पे प्रेजेंट हुआ हूँ। मेरे साथ मेरे छोटे भाई उमैर सलीम भट्ट साहब प्रेजेंट हुए हैं क्योंकि दोनों भाइयों के मुश्तरका नाम के ऊपर ये है और इसके अलावा दीगर अफराद पेश हुए हैं। उसमें मैंने इन्हें तफसीली बयान किया है कि मोहम्मद नदीम वल्द मोहम्मद रफ़ीक जो कि 225 रेबे मलखावाला नवाब टाउन फैसलाबाद का रिहायशी है, उसने मेरे अगेंस्ट 21/5/2021 यानी जज का डिसीजन कब आया है 3/4/2021 और उसने मेरे अगेंस्ट कब किया है 21/5/2021। जज का फैसला आने के 47 दिन बाद उसने मेरे ख़िलाफ़ बोगस पिटीशन कर दिया दायर। यानी उसने स्टे ऑर्डर ले लिया है। वो रकबा अपना कितना कह रहा है कि जी 3 मरले 4 सही है और ये आतिफ सलीम भट्ट जो है ये जी गुंडागर्द है बंदा जो है, वो उसमें झूठी स्टोरियाँ और कहानियाँ लिख रहा है। और उसकी गवाही किसने डाली हुई है जी? उसकी भाइयों ने, खुद भी वो गवाह बना हुआ है, सलीम वल्द मोहम्मद रफ़ीक ने और इसके जितने दूसरे भाई हैं उन्होंने।
और इसने गवाही डाली है जी शबीर अहमद वल्द बशीर अहमद ने जो है। अब इसने ये कौन से कोर्ट से लिया, जबकि मैं एक रैंप डिसीजन ले चुका हूँ उसके बाद स्टे ऑर्डर जो है। अब जब इसने स्टे ऑर्डर लिया तो इसने कानून की पासदारी तो नहीं की, इसने तो वायलेशन कर दी ना। हर्डल तो क्रिएट हो गई, इंटरफेरेंस तो क्रिएट हो गई। ये केस किसने एक्सेप्ट किया था? ये केस जनाब अली इतना खूबसूरत केस एक्सेप्ट किया था चौधरी मोहम्मद शफीक वैंस ने। वो जज था, नियर टू रिटायरमेंट था, उसने ये केस एक्सेप्ट किया। उसने पढ़े ही नहीं, पढ़े बगैर ही एक्सेप्ट कर लिया। जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ की कि पढ़ने लिखने की आदत नहीं है ना, उसके बगैर ये एक्सेप्ट करते हैं। उसने जनाब अली 20/5/2021 को, यानी इसके डिसीजन के 48 दिन बाद मुझे जनाब उसने भेजा जी समन कि जी आप कोर्ट में पेश हों, आपके ख़िलाफ़ ये चीज़ हो गई है, तो आप आएँ और बताएं जो है कि आप इनकी प्रॉपर्टी पे क्यों कर रहे हैं, अदालत आपको सुनना चाहती है। अब जब वो इसने पिटीशन एक्सेप्ट की, उसकी मिस्टेक्स क्या हैं और उस बारे में मैं आपको बताता हूँ, और इसको एंजॉय करते हैं फ़नी सेंस में। अब जहाँ से ये जिससे परचेज़ कर रहा था ना प्रीवियसली, उसका इंतकाल नंबर आ रहा है 38728। ये अपनी रजिस्ट्री के ऊपर इंतकाल नंबर क्या लिख रहा है? 45915। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इंतकाल नंबर तो एक ही है ना, हर रजिस्ट्री पे वही मुंतकिल होता रहता है। वहीं से सिलसिलाकार चलता है कि हर रजिस्ट्री पे आके डिफरेंट हो जाता है। उसके अलावा ये खेवट नंबर लिख रहा है जनाब 211। उसके अलावा जो इसकी फ़र्द है, फ़र्द के ऊपर इसका नंबर क्या आ रहा है? 61091। यानी हर चीज़ इसकी दूसरी चीज़ के साथ इंटायरली डिफरेंट है। यहाँ तक बात की समझ आ गई, क्लियर हो गई आपको जो है। चूँकि हमारे यहाँ पढ़ने का ट्रेंड नहीं है, बग़ैर सोचे समझे हम लोग एक्सेप्टेंस करते हैं और समन की इशुएंस कर देते हैं, जो कि देखना पड़ता है। इसके अलावा रेवेन्यू के जो रैकेट्स हैं, जिसको हम रिकॉर्ड ऑफ राइट कहते हैं या इंतकाल नंबर कहते हैं, हम पोर्टल के ऊपर जाते हैं ना पंजाब लोकल गवर्नमेंट के, तो वहाँ पे इसका CNIC नंबर हम पुट करते हैं मोहम्मद नदीम वल्द मोहम्मद रफ़ीक का, तो इसका इंतकाल नंबर है ही नहीं। यानी फ़र्द इसकी है ही नहीं, इंतकाल नंबर वहाँ पे है ही नहीं। वहाँ पे स्टेटस क्या आ रहा होता है? नो रिकॉर्ड फाउंड। यानी उसके रिकॉर्ड ही नहीं है, इंतकाल नंबर के बगैर रजिस्ट्री बनी है। पीछे से इसने जिससे परचेज़ किया है तो इफ्तिखार से, उसका CNIC नंबर अगर हम उसमें पुट करते हैं तो उसका भी इंतकाल नंबर नहीं है, और उसकी रजिस्ट्री मैनुअल बनी हुई है इफ्तिखार अहमद की। ठीक है जी, इफ्तिखार अहमद की रजिस्ट्री मैनुअल बनी है, मंजूरा के नाम पे कोई रजिस्ट्री नहीं है, और ये इसने ली है 2015 में, जबकि 2015 में कंप्यूटराइज रजिस्ट्रीज का दौर चल रहा था, इसने मैनुअल रजिस्ट्री बनवाई हुई है। यहाँ तक बात की समझ आ गई आपको, क्लियर हो गई बात जो है। ऊपर से उसने जिसे मंजूरा से परचेज़ किया, मंजूरा के हम रेवेन्यू रैकेट देखते हैं तो मंजूरा के नाम के ऊपर भी कुछ भी नहीं है, ना कोई फ़र्द है ना कोई प्रॉपर्टी है, यानी इनमें से किसी के नाम के ऊपर कोई इंतकाल नंबर मौजूद नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप किसी को समन की इशुएंस करते हो ना, हर बंदा हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का इज़्ज़तदार शहरी है। वो आपके हुक्म को ओबे कर ले तो वेल एंड गुड, अगर वो ना करे तो वो एक और ऑप्शन ले सकता है, वो जज के अगेंस्ट ही कर सकता है रेफरेंस फाइल जो है कि जी इस बंदे ने बोगस पिटीशन एक्सेप्ट की है, इसने क्यों की, क्यों स्टे ऑर्डर दिया। हरफे आम में ये कह लूँ तो गलत ना होगा कि उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिनसे प्रीवियस वो लेन देन कर रहा है उनके नाम के ऊपर भी कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो जब प्रॉपर्टी नहीं है तो उसने स्टे ऑर्डर किस चीज़ का दिया जो है। ये आप हाल देख लीजिएगा जुडिशरी का, नियर टू रिटायरमेंट है यार वो, पता नहीं कहाँ पढ़ते रहे हैं ये लोग जो हैं। तो लोग तो फिर सही कहते हैं ना कि यार 20 साल लग गए, 25 साल लग गए। जाहिर है कि जब इतने इनकॉम्पिटेंट जजेस होंगे तो फिर यही हाल होगा ना। लेटर ऑन जज को भी एहसास हो गया कि जी मैंने ये क्या किया है, मैंने तो पढ़े बगैर ही दे दी है। उसने फिर मुख्तलिफ लोगों को बार काउंसिल के बीच में डाला कि जी मैं ये केस ख़त्म करना चाहता हूँ। अब हो ये चुका था कि मैं उसके अगेंस्ट टॉप लेवल कोर्ट में केस फाइल कर चुका था, उस जज मोहम्मद शफीक वैंस के अगेंस्ट। उसने किस चीज़ की वायलेशन की थी ये भी आपको मैं बता देता हूँ। अगर इंतकाल नंबर के बाद कोई भी रजिस्ट्री बनती है उस पर आप स्टे ऑर्डर इशुएंस करते हो ना, तो उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट 1992 SCMR 618 पास हुई है, उसकी उसने वायलेशन की थी। सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू को कहते हैं SCMR। आप किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर ही नहीं सकते जबकि इंतकाल नंबर जाली है।
तो इंतकाल नंबर तो जाली है ही नहीं। अगर होता तो यार इतनी सारी प्रोसीडिंग हुई हैं, वो कोर्ट में रजिस्ट्रीज लेके आते, पेश करते, एग्जिबिट करवाते, जैसा कि मैंने करवाया एग्जिबिट जो है। उन्होंने नहीं करवाया। ठीक है जी। लेटर ऑन फिर वो जज टर्मिनेट हुआ, आजकल अपने घर होता है वो। फिर आए जी मिर्ज़ा नईम बेग, उन्होंने फिर डिसीजन दिया, और डिसीजन में वो लिख रहे हैं लास्ट डे। डिसीजन इसका कब आया है? ये केस स्टार्ट हुआ था 20/5/2021 को। इसका डिसीजन आया है 29/1/2022 को। वो लिख रहे हैं कि जी मैंने 9 बजे देखा तो 9 बजे इनकी साइड से कोई नहीं आया, मोहम्मद नदीम वल मोहम्मद रफ़ी की तरफ से कोई कौंसल नहीं आई। जबकि डिफेंडेंट आतिफ सलीम भट्ट जो है वो कोर्ट में ही है। उसके अलावा 11 बजे भी कोई नहीं आया, उसके अलावा 12 बजे भी कोई नहीं आया, उसके अलावा फिर ब्रेक आ गई, ब्रेक के बाद फिर 2 बजे भी कोई नहीं आया, फिर 3:45 पे उन्होंने कहा कि नहीं ये दवा चलने के काबिल ही नहीं, खारिज कर दिया। अगर होता तो वो रवा होता ना, जेन्युइन कोई चीज़ होती तो रवा होती कि एक नौसरबाज ग्रुप है, ये जाली रजिस्ट्रीज बना रहे हैं और ये लोगों को लूटी जा रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन जो है वो भी इन्होंने साथ में इन्वॉल्वमेंट की हुई है। यहाँ पे आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताता हूँ। हम लोगों ने जो पहली पिटीशन दायर की थी ना, मंजूरा फरहान और सदीक के अगेंस्ट जो है, वो हमने कब की थी? वो हमने की थी 23/6/2020 को। कब की थी? 23/6/2020 को हम लोगों ने स्टे ऑर्डर लिया था। अच्छा, अब हम लोगों ने स्टे ऑर्डर ले लिया तो इन्होंने किया क्या? इन्होंने नेक्स्ट डे हमारे प्लॉट पर फिर कब्ज़ा कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी, यानी इलीगल ऑक्यूपेशन करने की इंटरफेरेंस कर दी इन लोगों ने, यानी स्टे ऑर्डर की तौहीन कर दी हरफियाम में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। अब हुआ क्या कि मेरे छोटे भाई उमैर सलीम भट्ट साहब और उन्होंने एक मौका के गवाह को साथ लिया, कासिम उनका नाम है, तो ये चले गए पुलिस स्टेशन सदर में कि जी इनके ख़िलाफ़ हम लोग कंप्लेंट फ़ाइल करते हैं। इन्होंने एप्लीकेशन वहाँ पे मूव की, कंप्लेन की, और इन्होंने वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर कंप्लेंट को रजिस्टर करवाया। कब हुई थी? 24/6/2020 को। उस कंप्लेंट का नंबर क्या है? 3697। ठीक है जी। अब जैसे ये गए हैं, चूँकि इनको रिश्वत जाती है यहाँ से, अगर रिश्वत ना जा रही हो, वो जो पुलिस स्टेशन सदर है ना, वो तो इतना कल्परेट है कि उसका तो हाल ही कोई नहीं। हर 2 माह के बाद तो वहाँ पे एसएचओ चेंज हुआ होता है। यानी करप्शन के आलम का आप अंदाज़ा लगा लें, अगर आप उनका नोटिस बोर्ड देखते हैं ना, हर 2 माह बाद उसका एसएचओ चेंज हुआ होता है। इन्होंने एप्लीकेशन मूव की, बताया उन्हें, गवाह ने गवाही दी। तो उस वक्त की उन्होंने फॉरवर्ड की एएसआई को, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। क्या नाम था उस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पुलिस स्टेशन सदर के? जुल्फ़कार अली। वो भी नियर टू रिटायरमेंट था। उसने इन्हें पंजाबी में कहा कि जी तुसी आपस में बैठ के सुलह कर लो, नहीं तो मैं तुहाडे उत्ते ही 751 लगवा देनी है। यानी सेक्शन 107 और सेक्शन 151 को आपके ऊपर अप्लाई कर देना है और आपको मैंने जेल में भेज देना है। उसने बल्कि उनके साथ मिलकर ही प्लॉट पर कब्जा करवाने की कोशिश की। एप्लीकेशन मूव हुई, कब मूव हुई? जब हमने फर्स्ट केस जो लॉन्च किया है, जिसकी डिग्री की आजकल मैं एग्जीक्यूशन करा रहा हूँ, उसके स्टे ऑर्डर के एक दिन बाद ही इन लोगों ने वायलेट कर दिया। ये अहमियत जनाब ये देते हैं जुडिशरी को। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी जो हमने मूव की। इसका स्टेटस क्या है? ये आज इतने साल गुजरने के बावजूद भी पेंडिंग में है। उसके बाद उमैर सलीम भट्ट साहब ने गवाहान के साथ मिल के कम अज़ कम 25 से 30 चक्कर लगाए हैं, यानी 25 से 30 विज़िट्स किए हैं उन्होंने पुलिस स्टेशन सदर के। कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यहाँ तक क्लियर हो गई मेरी बात आपको? उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने डिसीजन लिया, इसके बावजूद ये मुसलसल खिलाफ वर्जी करते रहे हैं, यानी 3/4/2021 के बाद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खिलाफ वर्जी इनकी पटिशन से भी साबित हो जाती है। स्टे ऑर्डर के बाद जो एप्लीकेशन मूव की है, जिसका रजिस्टर्ड नंबर है मेरे पास, उसकी कॉपी है, उसके बावजूद भी इन्होंने खिलाफ वर्जी की। ना जुडिशरी के ऑर्डर को मानते हैं। वो कहते हैं जी हम तो किसी जुडिशरी को या हम किसी जज को मानते ही नहीं है। सिविल जज कौन होता है? वो कहते हैं जी 2 टके का पर्सन है सिविल जज, हम नहीं किसी जुडिशरी को मानते, हम तो बदमाश हैं यहाँ के मलखा वाला के, हम तो ये हैं। वो पूरा एरिया और तो कोई काम करता ही नहीं है, ये 2 नंबरी काम से ही किसी से 7 लाख लूट लिया, किसी से 6 लाख लूट लिया। अब जिसको भी सेल करते थे उसे मेरे प्लॉट में एंटर कर देते थे, कोर्ट के डिसीजन के बावजूद। ठीक है। इसी तरह इन्होंने 23 फरवरी 2022 को दोबारा मेरे प्लॉट को सेल करके कब्ज़ा कंट्रोल करने की कोशिश की। अब 23/2/2022 को ही हमारे प्लॉट पर मट्टी की ट्रालियां फेंकी जा रही हैं। ठीक है जी।
मैंने फिर 15 पे कॉल चलाई, 15 वाले कम से कम 2 घंटे लेट आए, यानी वो पहुँचे हैं शाम 6:30 पे राउंड अबाउट जो है। तो वो पहुँचे हैं, फिर स्टॉप किए हैं, स्टॉप करके ये लोग भागे हैं। उसके अलावा फिर हम लोग दोबारा गए हैं जी पुलिस स्टेशन सदर में। उस वक्त वहाँ पे स्टेशन हाउस ऑफिसर कौन था? वहीद शाहिद, शकील शाहिद का भाई, जिसे इमरान खान साहब ने जनाब लेबर मिनिस्टर बनवाया हुआ था। और करप्शन की इस बंदे ने इंतहा की हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डाउन न्यूज़पेपर की न्यूज़ कह रही है। आज से 3-4 साल पहले ना ये बंदा अब तक सिर्फ 32 से 34 मरतबा पुलिस से सस्पेंड हुआ है। ये इसका क्राइटेरिया, ये इसका लेवल है। फिर खैर हमें मजबूरी में आके कमिश्नर फैसलाबाद के पास जाना पड़ा। उस वक्त के कमिश्नर फैसलाबाद थे जाहिद हुसैन साहब। उनके पास मैं गया, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप मुझे इस बारे में थोड़ा ब्रीफ़ कीजिएगा। मैंने खैर उन्हें ब्रीफ़ किया, उन्होंने एप्लीकेशन मार्क की। उन्होंने मार्क की सिटी पुलिस ऑफिसर को, क्योंकि ये आनी थी टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। सिटी पुलिस ऑफिसर के ऑफिस में गया, वहाँ पे मुझे 2 से 3 डेज़ लगे। वहाँ पे हम लोगों ने मार्क की, वहाँ पे इंग्लिश ब्रांच है, पहले वहाँ से मार्क हुई, फिर सीपीओ साहब के वहाँ पे साइन हुए। उसके बाद मार्क होके पहुँची वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इकबाल टाउन, इकबाल डिवीज़न, जो कि समनाबाद के पास वाक़ है। उस वक्त नबील अहमद खोखर होता था वहाँ पे। उसके पास पहुँची, उससे साइन स्टैम्प हुए, मार्क हुई उसके पास। उससे मार्क होकर डायरेक्ट पहुँची एसएचओ को, यानी वहीद शाहिद को, एसएचओ सदर को। और हर जगह डायरी नंबर प्रॉपर लग रहे हैं इसके। उधर भी फिर मैंने रजिस्टर में एंट्री करवाई। उसने इनको लिखा था कि जी आपने 3 दिन के अंदर मुझे इसका फ़ीडबैक देना है। अब मैंने वो एप्लीकेशन बिना सबूतों के, जिसमें उमर दराज हरल साहब का डिसीजन मौजूद था 3/4/2021 का, वो भी अटैच किया था। तो 3 दिन कब बनते थे? एप्लीकेशन की डेट क्या थी सबमिशन की? सारा फॉर्मेट मुकम्मल करवा के 7/3/2022, ठीक है जी, 7/3/2022 को मैंने ज़ाती तौर पे खुद जमा कराई, उनके रजिस्टर में एंट्री हुई। तो एंडिंग डेट क्या बनती थी? 10 या 11, या अगर मैं मैक्सिमम 1 वीक भी लगा लूँ तो उससे 14/3/2022 तक उसका फ़ीडबैक देना चाहिए था। ये लोग गए हैं वहाँ पे, इन्होंने उसे, चूँकि मैंने आपको बताया कि वो 32 टाइम्स तो ऑलरेडी सस्पेंडेड हुआ है, 5 से 10 हज़ार रुपया रिश्वत दी है, उसने बात ही नहीं सुनी कोई भी। उसको ये था कि यार मेरे भाई को तो इमरान खान ने लेबर की मिनिस्ट्री दी हुई है, उससे पहले काउंसलर होता था उसका भाई। हाँ, इधर कौन सा कोई क्राइटेरिया फिक्स है जिसको हम लोग मुंह उठाते हैं, हम बना देते हैं? हम लोग कौन सा कोई देखते हैं? करप्शन तो हम लोग खुद करवाते हैं। ये हमारे पॉलिटिशियंस का हाल है। तो उसने कहा जी आप बैठ के बात करो, रजिस्ट्रियाँ इनके पास भी हैं। वो तो जाली रजिस्ट्रीज थी जो कि वो कोर्ट में लेके नहीं आ रहे, उनको वो दिखाई जा रहे थे। वो भी आज भी पेंडिंग में पड़ी हुई है। और इसी सिलसिला में इसने मेरी वालदा साहिबा के, छोटे भाई के और हमारे गवाहान के कितने चक्कर लगे? 40 से 45 चक्कर लगे पुलिस स्टेशन सदर के। कहाँ मौजूद है? इसने जहाँ जमा किए इसके रिकॉर्ड में मौजूद है, जिसमें उमर दराज हरल साहब का डिसीजन भी लगा हुआ है, आज भी मौजूद है। कब की मौजूद है? 7/3/2021 की। यहाँ तक क्लियर होगी मेरी बात की आपको? इसके बाद मैंने दोबारा एक थर्ड एप्लीकेशन मूव की, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जनाब जस्टिस ऑफ पीस में इनके अगेंस्ट पिटीशन करूं, ताकि ना वहाँ से कोई फ़ीडबैक आ सके। चूँकि मैंने बताया कि करप्शन की इतनी इंतहा है, पुलिस तो एक ऐसा कल्परेट डिपार्टमेंट है कि ये डिपार्टमेंट तो रेवेन्यू के ऊपर ही बोझ है। ये करते क्या हैं? एक करप्ट इंसान को रिप्लेस कर देते हैं दूसरे कल्परेट इंसान से। जैसा कि मैंने बताया कि उस पुलिस स्टेशन की हिस्ट्री क्या है, 26 विलेजेस आते हैं, यानी उसके साथ देहात अटैच है। जाली रजिस्ट्रियाँ बनाओ, जो मर्ज़ी बनाओ। अगर वो इतना अच्छा और इतना इफ़ेक्टिव पुलिस स्टेशन होता, पुलिस स्टेशन सदर जो है, तो वहाँ पे तो जाली रजिस्ट्रीज़ का कारोबार ही ना होता यार। लोग महरूम ना होते अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी से जो है। उनको पैसे दिए जाओ, जो मर्ज़ी करी जाओ, मंथली पहुँचाई जाओ। 2 मंथ बाद एसएचओ चेंज हो जाता है। इतना शानदार होता या इतना कोई ऑनेस्ट पर्सन होता तो स्टे करता ना। ट्रांसपेरेंसी नहीं है वहाँ पे जो है। खैर फिर मैंने तीसरी दफ़ा फिर मार्क करवाई डायरेक्ट सीपीओ से, क्योंकि उन्होंने कहा था जस्टिस ऑफ पीस में हमें जाने के लिए कमिश्नर साहब का लेटर नहीं रिक्वायर्ड था, वो चलना नहीं था वहाँ पे। उसके लिए एक थर्ड एप्लीकेशन की ज़रूरत थी, उसके साथ सारे एविडेंस अटैच किए, सीपीओ, एसपी, और यहाँ पे फिर मैंने ई खिदमत में वो जमा करवाई जस्टिस ऑफ पीस में पिटीशन करने से पहले। अब ये मेरी थर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है जी। ये मैंने कब करवाई है? ये मैंने करवाई है 22/5/2022 को।
कमिश्नर के लेटर को तो उसने हवा में उड़ा दिया, कोई वक़्त नहीं दी। अब पहली भी पेंडिंग में है, वो भी पेंडिंग में है। थर्ड का अहवाल आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फिर जस्टिस ऑफ पीस में हम लोगों ने पिटीशन लॉन्च की, वहाँ पे चलना शुरू हुआ हिसाब किताब। जैसा कि उसका जज कौन था? तारिक अयूब। तारिक अयूब ने भी केस को फाइल को स्टडी नहीं किया। एंड में उसने लिखा कि जी मैं एसपी इकबाल टाउन के रिमार्क्स को फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें पटिशनर बावजूद इतला याबी के ना आया है। देखें जी, इतला कैसे दी जाती है? इतला दी जाती है रिटन फॉर्म में। इन्होंने मुझे कोई दस्तावेज़ात के साथ इतला नहीं दी, यानी कोई नोटिस नहीं दिया, कोई इतला नहीं दी। इनके रिकॉर्ड में आज भी नहीं है। अगर ये कोई जाली पेश करते हैं तो आप हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से या फोरेंसिक से करवा लीजिएगा और देखिएगा कि इन्होंने इतला दी। इन्होंने कोई इतला नहीं दी। ठीक है, चूँकि मैंने जिस तरह की अर्ज़ की कि ये उनको फेवर कर रहे हैं और हम लोग तो जा के ही थक गए हैं। रिकॉर्ड उसके पास ऑलरेडी मौजूद है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि रिकॉर्ड तो उसके पास 7/3/2021 के ही मौजूद हैं, जमा हुई हुई है। इन्होंने अपनी मर्ज़ी की ही रिपोर्ट बना दी, जिसमें वो ख़ुद लिख रहे हैं कि इल्ज़ाम लिहान आए और बताया कि यही रकबा नदीम ने इफ्तिखार से और इफ्तिखार ने 2015 में मंजूरा बीबी से ख़रीद किया था। इसको हरफ़ियाम में क्या कहा जाता है? जो नदीम ने मेरे ख़िलाफ़ पहली पिटीशन की थी उसका भी वो अहवाल बयान कर रहा है, बीच में इसका भी अहवाल बयान कर रहा है कि वो लोग ख़ुद मान रहे हैं कि हम इनकी प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस करते रहे हैं, एडमिशन करते रहे हैं, इलीगल एंटर्ड होते रहे हैं, इंक्रूचमेंट करते रहे हैं, तोड़ फोड़ करते रहे हैं, जाली रजिस्ट्रियाँ बनाते रहे हैं। सारी चीज़ों को वो मान रहे हैं। ठीक है जी, वो रिपोर्ट बनी, उसने खैर पूरा पढ़ा नहीं, मंजूरा बीबी का डिसीजन देखा नहीं, उमर दराज सरल साहब का एक्स पार्टी डिसीजन देखा नहीं, उसने केस डिस्पोज ऑफ कर दिया। उसने कहा जी ये सिविल नेचर का बनता है, जी सिविल कोर्ट से रुजू करें। अगर उसने पढ़ा होता तो वो ये ना लिखता कि ये सिविल नेचर का बनता है, वो एफआईआर की डायरेक्शन देता। चूँकि पढ़ने का ट्रेंड नहीं ना, ये तो माशाल्लाह लेवल है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का कि जिस इंसान को आपका दिल करता है आप उठा के बना देते हो। उसका लेवल कोई होता नहीं, उसे जो मर्ज़ी स्टोरियाँ सुनाई जाओ तो वो बगैर देखे बगैर पढ़े ही डिसीजन दे देता है। तो उसने वो केस खारिज कर दिया, लेकिन ये उसमें मान चुके हैं। अब जब ये मानी है तो उस पर साइन किसके हैं? उस पर तमाम पुलिस ऑफिशियल के साइन हैं। उसके ऊपर तारिक अयूब के भी साइन है, स्टैम्प भी है तारिक अयूब की। मैंने जनाबी अली नदीम की पटिशन की अटेस्टेड कॉपी और इस पटिशन की अटेस्टेड कॉपी 20/6/2023 को उमर दराज हरल की अदालत में जमा कराई और मैंने कहा जी ये तो खुद मान रहे हैं, ये आप देख लें, पढ़ लें, अटेस्टेड कॉपीज़ हैं। इसने वो रखी, इसने एक ऑर्डर जारी किया। इसने ऑर्डर जारी करने के साथ एक कमीशन जो है, कमीशन का तयन कर दिया। उस कमीशन का नाम क्या था? नकाश अहमद बाजवा। कमीशन अब कौन सी सोसाइटी में तैनात किया जाता है? जनरली कमीशन एक ऐसी सोसाइटी में तैनात किया जाता है कि जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है। ऐसी सोसाइटी में तैनात नहीं किया जाता कि जहाँ पे करप्शन की इंतहा होती है। और यहाँ पे कमीशन तैनात करने का मकसद क्या है? कमीशन तैनात करने का मकसद ये है कि हम टेम्परिंग करना चाहते हैं, हम क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मॉन्स्टर जितनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहें वो कर लें। इसीलिए जब मैंने इसको अटेस्टेड कॉपीज़ दी और अटेस्टेड कॉपीज़ में वाज़िह तौर पे लिखा था, उर्दू में थी यार, वो तो इंग्लिश में थी ही नहीं। एक्सपर्ट इंग्लिश तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं हुई थी उसमें। इसने उसको गौर से पढ़ा नहीं, पढ़े बगैर इसने दे दिया और इसने पढ़ने के बगैर ही इसने वही बातें लिख दी जो कि एक चाइल्डिश हैबिट अडॉप्ट की इसने, उमर दराज हरल ने। कि जी खिलाफ वर्जी कब हुई? मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था शुरू में ही कि यार इसने डिसीजन दिया था 3/4/2021 को। उसके 47 दिन बाद यानी 20/5/2021 को नदीम ने पटिशन की मेरे ख़िलाफ़। वो मैं पीछे अहवाल बयान कर चुका हूँ कि जिस तरह उसने की, तो उसने बाद में ही की ना यार, इसके डिसीजन के पहले तो नहीं की। तो वायलेशन तो हुई, नदीम ने की। मैंने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं पकड़ के उससे अपने अगेंस्ट करवाई ना। शबीर अहमद वल बशीर अहमद और दूसरे लोग जो हैं वो गवाह बने हुए हैं उसमें। वो तो खुद मान रहे हैं कि हमने वायलेशन की। जस्टिस ऑफ पीस में भी वो सेम ये मान रहे हैं कि जी हम लोगों ने वायलेशन की है। इसने पढ़ी नहीं, इसने उनको फेवर देने के चक्कर में ऑर्डर 26 को मिस अप्रोप्रिएट यूज़ करते हुए कमीशन का तयन दिया उमर दराज हरल ने। ऑर्डर 26 क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑर्डर 26 में जनाब वाज़िह तौर पे कहा जाता है कि जनाब अगर आपसे डिग्री होल्डर या पटिशनर या प्लेंटिफ जो है वो डिमांड कर रहा है, आप फिर कमीशन बनाएं।
अगर वो आपसे डिमांड नहीं कर रहा तो आप ऑन अकॉर्ड बना सकते हो कमीशन, लेकिन उसकी वक़्त कोई नहीं होगी, उसकी वैल्यू कोई नहीं होगी, उसकी रिपोर्ट की वेटेज कोई नहीं है। ठीक है जी। या तो आप उससे बात करो, वो आपको खुद कह रहा है डिग्री होल्डर के नहीं जी बनाएं आप कमीशन। जैसा कि मैंने अर्ज़ की कि वो एक ऐसी सोसाइटी में बनाए जाते हैं जहाँ पे शफाफियत होती है, एक कल्परेट सोसाइटी में नहीं बनाए जाते कमीशन जो है। और फिर आप कहो कि जी ये गोरों का कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में ही भाई रहते हो ना आप, ट्रांसपेरेंसी वाइज हमारा नंबर 1 नंबर तो नहीं है, ये कौन सा फिनलैंड के इन्वायरमेंट में बैठे हो। एक बंदा जज हो के ऐसी चाइल्डिश हैबिट्स करे तो क्या आप कहेंगे इस बारे में जो है। कमीशन बनाया जी, कमीशन ने जनाब अपनी एज़ यूजुअल बोगस रिपोर्ट पेश की। अब कमीशन किस चीज़ का हाता कर रहा है उसके 2017 से 2019 का, जबकि हमने पहला स्टे ऑर्डर कब लिया है, 2020 में लिया है। मैं पीछे बता चुका हूँ आपको कि किस डेट में लिया है। इंटरफेरेंस इन्होंने किया डिसीजन के बाद 2021 में किया, उसके बाद 23/2/2022 को की है। कमीशन ने जनाब अपनी मर्ज़ी की जाली रिपोर्ट रेडी कर दी। उसने लिखा जी कि 2019 में इन्होंने मट्टी की ट्रालियाँ फेंकवाई थी। मेरा बेटा, मेरा भाई, अगर हम चलते हैं ना, देखते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जब मट्टी की ट्रालियाँ बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में किसी भी जगह थ्रो ऑन की जाती हैं ना, तो उसमें आप ये देखते हो कि सोसाइटी में हमारी आता है मानसून सीज़न, यानी जिसे बारिशों का सीज़न कहते हो। अगर मैंने 2019 में फिकवाई होती ना तो मेरा बेटा आपको आज उसका नामो निशान ना मिलता। ये कब वाक़या पेश आया है, 23/2/2022 को। जैसा कि मैंने बताया था कि 7/3/2022 को मैंने खुद पुलिस स्टेशन में वो जमा करवाई थी। तो ये 22 में आया था, तो इसलिए उसका आपको हल्का सा नामो निशान मिला है। उसका नामो निशान ही मिट जाता यार 4 सालों में। एक मानसून तो नहीं ना आया, बारिशें 1 साल नहीं हुई, कितने सालों होती रही हैं, बहुत ज़्यादा होती रही हैं। तो मट्टी तो बैठ जाती है, बैठ के नामो निशान मिट जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, हम कब्रिस्तान जाते हैं ना, कब्रिस्तान हम देखते हैं कि कब्रें नीचे बैठ जाती हैं, कईयों का नामो निशान मिट जाता है यार। इतनी बारिशों से तो वैसे ही मिट जाता है कि जब तक आप उसकी रिकन्स्ट्रक्शन नहीं करते हो। ठीक है जी, ये सारी चीज़ है। और उसके बाद उसने जो सारी चीज़ें लिखी, उसने लोकल लिखी कि जी ये नाकस लिखी, उसने झूठ पर मबनी थी उसकी सारी रिपोर्ट एज़ यूजुअल जो थी। तो इसे कमीशन का तयन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, जबकि मैं इसे अटेस्टेड कॉपीज़ दिखा रहा था। अटेस्टेड कॉपीज़ के बाद तो यार बात ही ख़त्म हो जाती है। साबित ही हो चुका था, प्रूव हो चुका था कि इंटरफेरेंस हो चुकी है। क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे कमीशन बनाने की। उस पे ये भी लिखा था कि व्हेन, वेयर, वाई, कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग है, उर्दू लैंग्वेज में है। अब क्या ख्याल है कि हमें इन जजेस के लिए भी कोई उर्दू इंग्लिश टीचर नहीं हायर कर लेना चाहिए। जब भी इसके पास मैं गया हूँ तो ये मेरे से लड़ना शुरू कर देता है, कहता है जी मैं आपकी बात सुनने का पाबंद नहीं हूँ। डेजिग्नेशन क्या है यार उमर दराज हरल का, हैसियत क्या है इसकी, एक पब्लिक सर्वेंट है ना। हमारे जो न्यू ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनकी नॉमिनेशन हो चुकी है, उनका नाम है जस्टिस काजी ईसा फायद साहब। ठीक है जी। उनके अगेंस्ट रेफरेंस फाइल हो गया था। एक सिविल जज की क्या औकात है यार, या एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की क्या औकात है। आर्टिकल 209 क्लास 8 की ये वायलेशन कर रहा है। पुलिस जो है वो आर्टिकल 155C पुलिस ऑर्डर 2002 की वायलेशन कर रही है। इसके अलावा आर्टिकल 113 पुलिस ऑर्डर 2002 की वायलेशन चल रही है। यानी टेम्परिंग करना चाहते हो, बचाना चाहते हो ना आप। ये साफ है, वाज़ेह है। एक केस में नहीं, इसका मतलब है मेरे जितने पाकिस्तानी बहन भाई आते होंगे, उमर दराज हरल ऐसे ही करता होगा उनके साथ भी। क्यों भाई, बोलो भाई, ऐसे ही करता होगा ना। ठीक है जी। वो कमीशन की रिपोर्ट आई, मैंने कहा जी ये तो इन्होंने एक्यूरेट लिखी ही नहीं है। और जो कमीशन रिपोर्ट है ऑर्डर 26 को भी हम लोग अपने मतलब की चीज़ लेते हैं, पूरा नहीं इसने ओबे किया। वो मैं आपको बताऊंगा कि पूरा क्या ऑर्डर 26 जो है। ऑर्डर 26 में वाज़िया तौर पे लिखा है कि यार जैसे ही कमीशन का कोई बंदा रिपोर्ट पेश करता है ना, तो उस रिपोर्ट के साथ उसने डॉक्यूमेंटेड एविडेंस साथ अटैच करने हैं। इसने जिस नमूने को कमीशन बनाया था उसने तो उसके साथ कोई एविडेंस अटैच ही नहीं किया, सिर्फ एक रिपोर्ट है। और ये मुझे क्या कही जा रहा है जी उसके ऊपर ही बहस करें, मैं ना ये केस खारिज करूं। मैं तो ऑब्जेक्शन फाइल करूंगा ना, करने हैं मैंने, आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुका हूं। ऑब्जेक्शन फाइल होंगे ना। एक तो जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ की थी कि एग्जीक्यूशन चल रही है, ये ट्रायल ही करी जा रहा है। जब मैंने पहले साबित कर दी है, ये तो मेरी लीनियंस है कि मैं इसके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ। नहीं तो इसके पास जैसी एप्लीकेशन आई थी, इसने अमल दरामद करवाना था, इसने ट्रायल नहीं करना था, पूछना नहीं था, ये पूछने का मजाज ही नहीं था।
इसने बैलफ खड़ा करना था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की इसने कार्रवाई लगानी थी। अब ये क्या कर रहा है, इसकी फर्दर मैं आपको मिस्टेक्स बताता हूँ। सेक्शन 94 की जितनी पैन पाकिस्तान जजमेंट्स पास हो चुकी हैं ना, उसके मुताबिक आप किसी भी वकील से मेमो रिसीव नहीं कर सकते। इसने रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 3 फरहान सदीक और मंजूरा बीबी के नाम पर एडवोकेट का मेमो जो है वो रिसीव किया हुआ है, उसने लाइसेंस भी अपना पेश नहीं किया। आप रिसीव ही नहीं कर सकते जजमेंट के मुताबिक। जजमेंट्स पास हो चुकी हैं, क्या पास हुई हैं जजमेंट्स जो हैं, ठीक है। अब उसके बाद रिपोर्ट को मैं काउंटर करूंगा, रिपोर्ट को काउंटर करने के बाद फर्दर आर्गूमेंट करूंगा, तो फिर ये डिसीजन देगा उस चीज़ के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ की कि यार ये किस चीज़ का ट्रायल कर रहा है, ये तो दोबारा इसने केस रीओपन कर लिया है। सबूत उनके पास नहीं, चीज़ें उनके पास नहीं, सिंगल एविडेंस उनके पास नहीं, उनके एडवोकेट भी आते हैं तो लाइसेंस पेश करते हैं तो उसके बाद गायब हो जाते हैं तो दिखाए ये पुलिस। फिर इसने मुझे कहा कि जी आप पुलिस स्टेशन जाते नहीं हैं, आप हमारे पास आ जाते हैं। तो मैंने पुलिस स्टेशन का, मेरा ख्याल है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली अहवाल बयान कर दिया है। मीडिया के जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ मैंने ये शेयर भी कर दिए हैं एविडेंस फाइल जो है। तो इसे चाहिए लेम एक्सक्यूजेस ना दे, बैलफ खड़ा करे, एफआईआर काटे। एफआईआर अब कैसे काटनी होती है, बैलफ ने जाना है, बैलफ ने पुलिस स्टेशन का रजिस्टर कब्जे में लेना है, रजिस्टर कब्जे में लेने के बाद एफआईआर भी खुद ही काट देनी है। 24 से 48 घंटों में अगर एसएचओ पेश ना करे तो आपने उसे एक वार्निंग देनी है, कोर्ट में तलब करना है तमाम मुलज़िमा। अगर 7 दिन में ना करे तो 7वें दिन आपने डायरेक्ट आरपीओ के वारंट जारी कर देने हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन का तो मैं अहवाल बता चुका हूँ। आरपीओ समेत चाहे पूरी पुलिस को आप अरेस्टेशन सेल में डाल दो, मैं बता चुका हूँ आपको कि कैसे डाल सकते हो। आर्टिकल 155C पुलिस ऑर्डर 2002 को यूज़ कर सकते हो आप। यार ये सारी टर्म एंड कंडीशन है। अब इसने फिर लिख दिया तो कहने लगा तो जो रिपोर्ट कमीशन मेरा भाई मेरा बेटा पेश करता है ना, तो उसके साथ सबूत होते हैं, तो उसके साथ तो कोई सबूत ऐड ही नहीं है, तो उसकी क्या ऑथेंसिटी है, कुछ भी नहीं है। स्क्रैप में मिलती हैं इस तरह की, ले लो सेल करी जाओ जितना। और मैं इस प्लेटफॉर्म से वाज़िया तौर पे आपको कह रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर मेरे केस में कमीशन ना मुतय्यन करना। अब फिर मैं जब जाऊँगा तो मैं इसे जब अटेस्टेड कॉपियों से ही कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट साबित हो रही है, वो आपको जो चीज़ दिखा रहा है उसको तो पहले देख लो, परख लो, पढ़ लो। उसको पढ़ते नहीं हो, शुरू हुए हो। अब कह रहा है कि जी मैं पुलिस रिपोर्ट भी देखनी है। मैंने आपको साबित की, जब साबित हो चुका है उसके बाद फर्दर क्यों आप अननेसेसरी बहस करी जा रहे हो, क्यों आर्गूमेंट करी जा रहे हो। और इसे बताएं कि पिटिशनर खुद भी लड़ सकता है जनाब अली अपना केस जो है, ठीक है। और बाकी मैंने जब आपको बताया कि हमारे आने वाले जो नए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस कादी ईसा फाइज साहब, जब उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो सकता है, तो यार एक सिविल जज की क्या औकात है, एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की क्या औकात है। ऐसे जस्टिस सिस्टम को आप लोग फ़रोग देते हो। एडिकेट्स लगता है इसको छू के ही नहीं गुजरे जो है, स्टबर्न एटीट्यूड है इसका। ये आपके एडमन कोर्ट का हाल है। दिखाया है 20/6/2023 को, बता दिया आज मैंने आपको कि मैंने 7/3/2022 को जमा है उनके पास। एक दफ़ा नहीं जमा, 2 जमा है, तीसरी भी जमा है उनके पास। किसी पे कुछ भी नहीं हुआ जो है। क्या ख्याल है कि हम लोगों को अपनी रेजिडेंसी जो है वो पुलिस स्टेशन सदर परमानेंट नहीं रख लेनी चाहिए जो है। मीडिया वाले देख चुके हैं, अब इसको भी मैं दिखाऊंगा। उस दिन मैं कोर्ट जाऊंगा ज़ाती तौर पे, और इसको अब मुझे दोबारा वही टेस्टेड कॉपीज़ दिखानी पड़ेंगी। नदीम की पटिशन की दिखानी पड़ेगी, जस्टिस ऑफ पीस की दिखानी पड़ेगी, साथ पुलिस की दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने अर्ज़ की कि जैसे ही ये पटिशन लॉन्च हुई थी तो इसकी लॉन्चमेंट के बाद ये उस पर अमल दरामद कराने का पाबंद है। ये ट्रायल करने बैठ गया। मैं इसे ना भी कुछ देता ना, ये इसका फ़र्ज़ बनता है कि ये उस पर अमल दरामद करवाए। ये तो मैं इसके साथ कॉपरेशन करी जा रहा हूँ, तो ये पता नहीं कहाँ से आ गया यार। एक जो जज होता है ना, जज एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जिसका जिगरा हो, ऐसे बंदे को नहीं कहते जो डरपोक हो। ये कौन सा ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, अमल दरामद का केस चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन का केस चल रहा है। ये हाल आप लाखों करोड़ों लोगों के साथ करते हो। वो रोते रहते हैं कि यार केस कुछ और था, ये क्या बनाई जा रहे हैं। कभी कमीशन तैनात कर देता है, उर्दू लैंग्वेज में लिखी, उर्दू नहीं यार, जिस बंदे को पढ़नी आती उसने क्या जुडिशरी के फैसले देने हैं यार। ये सारी टर्म एंड कंडीशन है, ये सारा अहवाल है जो है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान आतिफ सलीम भट्ट को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।